दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपके बीच में हम चर्चा कर रहे हैं DLED प्रथम सेमेस्टर बैच 2023 पर। लगातार आप सभी के बीच में DLED प्रथम सेमेस्टर का एक एक कॉन्सेप्ट हम क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, आज का जो यह वीडियो जा रहा है आप सभी के बीच में संस्कृत का मैराथन क्लास, वो भी बिल्कुल बेहतरीन कॉन्सेप्ट में आपके बीच में हम देने जा रहे हैं। वीडियो की सबसे खास बात यह है कि आपके बीच में अति लघुत्तरी प्रश्नों की जो श्रृंखला है वो ऑलरेडी चल रही है। चाहे वो आपका संस्कृत हो, चाहे वो आपका एजुकेशन फर्स्ट पेपर हो, चाहे सेकंड पेपर हो, हर एक सब्जेक्ट का हम एक कॉन्सेप्ट देने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, अगर आप जो है एक अच्छे खासे नंबर को गेन करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इस वीडियो को जो है यानी चैनल के माध्यम से DLED प्रथम सेमेस्टर के जो भी वीडियोस प्रोवाइड किए जा रहे हैं आप उस वीडियो को जरूर वॉच करें। ठीक है, देखिए यहाँ शार्ट नोट्स आप सभी के लिए उपलब्ध है। अगर आपको DLED प्रथम सेमेस्टर की शार्ट नोट्स की जरूरत है तो बिल्कुल आप प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, या तो आप जो है दिए गए नंबर 9452331053 पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं अति लघुत्तरी प्रश्नों की एक बेहतरीन श्रृंखला की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और आप सभी का फीडबैक नहीं मुझे मिल पाता तो प्लीज आप सभी अपना फीडबैक मुझे अवश्य दें कि हाँ, यहाँ से दी जाने वाली हर वो चीजें मुझे समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। क्योंकि मैं फीडबैक की मांग इसलिए लगातार आपसे करता हूं, आप अपना फीडबैक देंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि वही चीजें समझ में आती हैं जब आपका फीडबैक मुझे मिलता है। अन्यथा की स्थिति में जिस गति से जिस रफ्तार से चीजें चल रही हैं अनवरत उसी तरह से चलती रहेंगी और फाइनली कोर्स हमारा फिनिश हो जाएगा और आप पीछे रह जाएंगे। ठीक है, इसलिए आप सभी के साथ चलने का प्रयास करें। आप अपना फीडबैक मुझे अवश्य दें कि हाँ, हमें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए हम चलते हैं अति लघुत्तरी प्रश्नों की तरफ। देखिए, आपके बीच में जो है संस्कृत जो है शुरुआत हम कर रहे हैं। प्रश्न दिया जा रहा है, गुरु शब्द का तृतीया एवं पंचमी विभक्त तीनों वचनों में रूप लिखिए। ठीक है, देखिए गुरु शब्द का पंचमी विभक्त क्या होगा और तृतीया पंचमी, गुरु शब्द का तृतीया एवं पंचमी विभक्त तीनों वचनों में आपको लिखना है तो होगा, देखिए गुरुडा, गुरुभ्याम, गुरुभि, गुरुवे, गुरुभ्याम, गुरुभ्या, गुरोह, गुरुभ्याम, गुरुभ्या, ये आपका तृतीया और पंचमी विभक्ति का रूप होगा। देखिए, इस तरह से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल हम आपको शॉर्ट देने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो मैं आप सभी को कहना चाहूंगा, ये जो रूप होते हैं, रूप आपको जब तक आप टीचर नहीं बन जाएंगे, चाहे वो यूपी टेट हो चाहे वो सुपर टेट हो, वहां तक आपके लिए काम करेगा। तो बेहतर मेरे हिसाब से यही होगा कि आप सभी रूप पूरा ही याद कर लें। जैसे यहाँ गुरु शब्द का रूप आया है तो आप गुरु शब्द के पूरे रूप से परिचित हो जाइए। ठीक है, परिचित का मतलब आप उसे याद कर लीजिए, तब जाके पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, आप क्या चाहते हैं वो आप जाने। जहां तक मेरा नॉलेज है मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, एतद नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप लिखिए। ठीक है, तो एतद का नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति और बहुवचन का जो रूप होगा आप देख सकते हैं एतानी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा चाहिए कि योग में किस लकार का प्रयोग किया जाता है, तो विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जहां चाहिए का अर्थ प्रकट हो वहां समझ लीजिए कि हाँ, यहां पर विधिलिंग लकार का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भू धातु का रूप लिट लकार के तीनों वचनों व पुरुषों में लिखिए। ठीक है, तो आपको भू धातु का लिट लकार रूप लिखना है, वो भी तीनों वचनों में। तो भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यासि, भविष्यथः, भविष्यथ, भविष्याम, भविष्यावः, भविष्यामः, ये आपका भू धातु जो है लिट लकार के तीनों वचनों का रूप आपके बीच में है। आप बिल्कुल इन्हें याद कर लीजिए। ठीक है, देखिए संस्कृत ऐसी चीज है, आपके बीच में रूपों से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो वही चीजें यहां कहा जा रहा है, गम धातु का जो है रूप लट लकार मध्यम पुरुष तीनों वचनों में लिखिए तो गच्छसि होगा, गच्छतः, गच्छत। ये गम धातु का जो रूप है आपके
प्रश्न या कहा जाए आपके क्वेश्चन पेपर में अनगिनत बार पूछा गया है, इसलिए आप इन्हें याद जरूर करिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। जो है प्रथम पुरुष मैं और मध्यम पुरुष वह उत्तम पुरुष तुम। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से सुमेलित करना है, तो प्रथम पुरुष के लिए यहाँ मैं लिखा गया है, मध्यम पुरुष के लिए वह लिखा गया है और उत्तम पुरुष के लिए तुम लिखा गया है। तो अब इसमें आपको समझना यह है कि प्रथम पुरुष के साथ मैं सही है कि गलत है, या प्रथम पुरुष के साथ वह होगा या प्रथम पुरुष के साथ तुम होगा। तो यही चीजें आपको देखना है कि प्रथम पुरुष के साथ जो हमारा होगा वह का प्रयोग होता है, मध्यम पुरुष के साथ तुम का प्रयोग होता है और उत्तम पुरुष के साथ मैं का प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहां तक की चीजें मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होंगी। अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है पठ धातु का लट लकार एवं लंग लकार में प्रथम मध्यम एवं उत्तम पुरुषों का तीनों वचनों में रूप लिखिए। ठीक है, तो जो पठ धातु है उसका लट लकार एवं लंग लकार में जो है प्रथम मध्यम और उत्तम पुरुष तीनों वचनों का जो रूप होगा देख सकते हैं। पठति पठति पठता पठन्ति, आप जो है पठसि पठथा अपठत, पठाम पठाओ पठामा, और अपठत अपठताम अपठन, और अपठः अपठतम अपठ, और अपठम अपठाओ अपठाम। ये थोड़ा सा आपको अटपटा लग रहा होगा। जो लोग साइंस साइड से, जैसे अगर आप बीएससी उसी में करके आए होंगे तो आपको ये चीज़ें थोड़ी सी अटपटी जरूर लग रही होंगे। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, अगर आप यूपी टेट में संस्कृत का सिलेक्शन करते हैं, जैसे यूपी टेट आपका ऑप्शनल होता है, कुछ लोग यूपी टेट में संस्कृत लेते हैं, कुछ लोग इंग्लिश लेते हैं, कुछ लोग उर्दू लेते हैं, तो अधिकतर देखने को मिलता है कि लोग संस्कृत लेते हैं। जैसे भले ही आपको संस्कृत, जैसे मैं मानता हूं कि आपको संस्कृत अच्छी खासी पकड़ है तो आप संस्कृत लेंगे। कुछ लोगों को इंग्लिश बहुत कठिन लगती है लेकिन संस्कृत नहीं आता है, तो वो अधिकतम उनके चांसेस होते हैं कि संस्कृत लेने के। भले ही आपने बीएससी कर रखा है तो आपको अगर संस्कृत ले रहे हैं तो इस चीज़ से आपको परिचित होना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए कतई इन्हें आप मिस ना करें। अटपटे लग रहे हैं लेकिन जब आप पढ़ने लगेंगे तो वो चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो बेहतर आपके लिए यही है कि आप अभी से समझ जाइए, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन से देख सकते हैं। जो है भू धातु लंग लकार जो है मध्यम पुरुष तीनों वचनों में लिखिए। तो अभव होगा अभवः, अभवतम और अभवत, ये भू धातु का लंग लकार जो है मध्यम पुरुष तीनों वचनों का रूप आपके बीच में दिया जा रहा है। अगला है हितम मनोहारी च दुर्लभ वचम सूक्ति नीति परक वाक्य का अर्थ एक पंक्ति में लिखिए। कहा जा रहा है हितम मनोहारी च दुर्लभ वचः। ठीक है, दुर्लभम वचः, तो इसका जो अर्थ होगा हितकारी एवं मनोहर वचन हमेशा दुर्लभ होते हैं। ठीक है, तो देखिए ऐसा नहीं है कि हर जगह ये पंक्तियां लागू होंगी, जी नहीं। ठीक है, कहीं कहीं आपके लिए फायदेमंद होता है। ठीक है, हाँ आपके लिए भाई दुष्कर हो जाए तो वो दुष्कर ही है। ठीक है, ये अलग का मामला है। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है विभूषण मौन पंडितान वाक्य का अर्थ लिखिए। तो चुप रहना विद्वानों की शोभा होती है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि कहीं अगर कोई विद्वान है, ठीक है, वो जैसे कहीं सभा लगी हुई है, कोई विद्वान इसी सभा में बैठा है, जो यहाँ पर जिनको कुछ नहीं पता होता है वो ज़्यादा कुछ ही बोलते हैं। लेकिन जो विद्वान वास्तव में जो विद्वान होते हैं वो अपनी विद्वता का परिचय नहीं देते हैं। ठीक है, हाँ अगर वक्त पड़ता है, जैसे अब किसी से कोई चीज़ नहीं हो रहा है तो वहाँ पर विद्वान उठते हैं और जितने भी यहाँ कोप मंडूप बैठे रहते हैं सभी को वो संतुष्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ वही चीज कही जा रही है कि विभूषण मौन पंडितान वाक्य का अर्थ लिखिए। तो चुप रहना विद्वानों की शोभा होती है, बाकी आप खुद समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आत्मनः प्रतिकूलानि परेशानि न समाचरेत, सूक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ भी आपको इस सूक्ति का आशय स्पष्ट करना है। ठीक है, यहाँ 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन में आपसे सूक्तियां भी पूछी जाती हैं। ठीक है, कभी कभी आपसे मल्टीपल चॉइस यानी बहुविकल्पीय क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाएगा, सूक्ति का अर्थ दिया रहेगा, आपको वही खोजकर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो कहा जा रहा है आत्मनः प्रतिकूलानि परेशानि न समाचरेत, सूक्ति का आशय स्पष्ट करें। तो अपने को जो अच्छा न लगने वाला व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। जैसे हम मानते हैं कि कोई चीज किसी के साथ आप रह रहे हैं, ठीक है, और उसका व्यवहार आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप सोच रहे हैं ये इनके साथ चले जाएं,
है ना। तो ये चीजें आप बीच में ना सोचें, यही चीज यहां कहा जा रहा है। अपने अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप किसी को प्रेरित ना करें कि भैया आप वो काम कर डालिए, ठीक है। तो यही कहा जा रहा है, समझिएगा, कहा जा रहा है अपने को अच्छा न लगने वाला व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो क्या यहां तक की चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई, प्लीज मुझे आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं दूसरे पेज पर, लेकिन उससे पहले मैं आपका फीडबैक लेना चाहूंगा कि प्लीज आप सभी को यहां तक की चीजें समझ में आई कि नहीं आई, और अगर समझ में आ रही हैं तो प्लीज आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है वाच शब्द संस्कृत में पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, ठीक है। देखिए स्त्रीलिंग स्त्री वाले शब्द होते हैं, पुल्लिंग जो होते हैं और नपुंसक लिंग जो होते हैं। पुल्लिंग आपके पुरुष के होते हैं और जो नपुंसक लिंग होते हैं वो स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग पुल्लिंग और जो है नपुंसक लिंग के बीच के होते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ जो वाच शब्द आपका है वो आपका स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। तो चलिए यहां हो गया, आप बोलकर इन चीजों से समझ सकते हैं। जब भी आपको पुल्लिंग का निर्धारण या स्त्रीलिंग या नपुंसक लिंग का निर्धारण करने के लिए कोई शब्द आए तो वहां आप अपने आप से बोलकर उस चीज को निर्धारित करने का प्रयास करें, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन से कहा जा रहा है संज्ञा एवं सर्वनाम में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट करिए। जैसे संज्ञा आपका है एवं सर्वनाम है, इसका उदाहरण आपको स्पष्ट करना है। तो संज्ञा किसी वस्तु, स्थान या विशेष नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो वही चीज यहां कहा जा रहा है, राकेश और सुरेश दिल्ली गए, और सर्वनाम है हम जो है दिल्ली गए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि संज्ञा और सर्वनाम आप बहुत पहले से ही इससे परिचित होंगे। बहरहाल जब जो है आपका लघु उत्तरीय क्वेश्चन चलेगा तो उसे हम क्लियर करने का प्रयास और ज्यादा करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है पितृ हो गया, सखी, इदम, कुकुब, अपह, अदस शब्दों में संज्ञा व सर्वनाम को अलग अलग छांट कर लिखिए। अब यही चीजें आपको दिक्कत थोड़ी सी करेंगे। अगर आपको संज्ञा का जो है संज्ञा किसके मतलब होती है वो पता होता, यानी परिभाषा, और सर्वनाम की परिभाषा पता होती है तो मुझे लगता है कि आप और बेहतर समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन हम यहाँ नहीं बताएंगे, हम आपको बताएंगे संज्ञा किसी वस्तु या विशेष नाम को कहते हैं, सर्वनाम सबका नाम होता है, ठीक है। चलिए संज्ञा जो है वो पितृ है, सखी है, ठीक है, और यहाँ इदम, कुकुब, अप, अदस ये आपके सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है पितर शब्द में किस विभक्ति का प्रयोग किया गया है। सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है, विचार करें। जैसे यहां कहा जा रहा है कि पितर शब्द, अगर आपको पिता का रूप याद होता, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको समझने में वक्त लगता, ठीक है। यहां तो आपके समक्ष उत्तर लिखा गया है, आप फटाक से देख ले रहे हैं कि सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है, लेकिन अगर यही आंसर आपके बीच में नहीं लिखा होता तो मुझे नहीं लगता कि आप इसके फाइनली आंसर तक पहुंच पाते। बाकी मैं आपसे यही जरूर कहूंगा कि आप रूप को जरूर याद करिए, ठीक है। बिना रूप याद करे संस्कृत में आपका कल्याण नहीं है ना। चलिए अगला कहा जा रहा है संप्रदान कारक का प्रयोग किस विभक्ति के लिए किया जाता है। संप्रदान हो गया, अपादान हो गया, के लिए चतुर्थी विभक्ति के रूप में किया जाता है, ठीक है। और यहाँ अगला क्वेश्चन से राम, हरि, गुरु, सर्व, तद, युष्मद, अस्मद शब्दों में से संज्ञा एवं सर्वनाम को अलग अलग छांट कर लिखिए, ठीक है। देखिए वही चीजें बार बार आपके बीच में आ रही हैं, संज्ञा और सर्वनाम। हम आपको अगले वीडियो में संज्ञा सर्वनाम को क्लियर करेंगे, ठीक है, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। संज्ञा राम है, हरि है, गुरु है, सर्वनाम है, सर्व हो गया, तद हो गया, युष्मद हो गया, अस्मद हो गया, ये आपके सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं चार शब्दों के हिंदी अर्थ लिखिए, ठीक है। देखिए समाचार पत्रम हो गया, अश्रु हो गया, न्यायालय हो गया, स्यसः हो गया, पितृव्य हो गया, पितामह द्वारम, ठीक है। आपको किन्हीं चार शब्द का अर्थ कहा जा रहा है, लेकिन समाचार मतलब अखबार होता है, न्यायालय मतलब अदालत है, जो है पितृव्य मीन्स चाचा है, कुछ लोग पिता लिख देंगे, ठीक है। द्वारम मीन्स दरवाजा है, अश्रु मीन्स आंसू होता है, और स्वह मीन्स आने वाला कल,
और पितामह मीन्स बाबा होता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि यहाँ तक की चीज़ें आपकी पूरी तरह से क्लियर हो गई होंगी। बाकी अगर डाउट्स हैं तो बिल्कुल आप मुझसे कह सकते हैं। बेधड़क मैं आपसे बार बार इसी चीज़ की मांग करता हूँ कि भैया आपको क्या समझ में नहीं आया। ठीक है, नहीं आया है तो बिल्कुल आप मुझे अवश्य बताइए। ठीक है, चलिए राम शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप लिखिए। तो राम शब्द का जो प्रथमा विभक्ति होगा रामः रामो रामः, ये राम शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप आपके बीच में दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है नदी शब्द का पंचमी विभक्ति तीनों वचनों में रूप लिखिए। देखिए राम का हो गया, पिता का हो गया, नदी का हो गया, इनको भैया जरूर याद कर लीजिए। ठीक है, ये पूछे जाते हैं नद्या नदीभ्याम नदीभ्यः। और यहाँ अगला क्वेश्चन है विदुषा शब्द किस विभक्ति और वचन में है। तो अगर हम विदुषा शब्द की बात करें तो विदुषा शब्द किस विभक्ति और वचन में है, तो आप कहेंगे विदुषा शब्द तृतीया विभक्ति और एक वचन का रूप हमारा होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक आपका हो गया। अगला क्वेश्चन है युष्मत शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप लिखिए। युष्मत भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। युष्मत हो गया, अस्मद हो गए। ठीक है, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो युष्मत शब्द का रूप जो है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, देखिए द्वितीय विभक्ति का रूप आपसे पूछा जा रहा है तो त्वाम जो त्वाम हो गया, युवाम हो गया, युष्मान हो गया। ये आपके द्वितीय विभक्ति प्रथमा द्वितीय सॉरी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के आपके रूप हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है वृक्ष शब्द का। ठीक है, वृक्ष शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप लिखिए। तो वृक्ष शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन वृक्षात होगा। ठीक है, तो चलिए भैया यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको आ गया होगा। बाकी जहाँ तक रूप का सवाल है, रूप हमने डायरेक्टली आपके बीच में दे रखा है, विभक्ति दिया है और वचन का रूप दे दिया है। ठीक है, तो ऐसे मेरे हिसाब से काम नहीं चलेगा। ठीक है, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, भले ही मैं आपको ये चीजें दे रहा हूं, ये तो मेरी मजबूरी है चूंकि अति लघुत्तरी प्रश्न चल रहे हैं और अति लघुत्तरी प्रश्न सेम इसी तरह से पूछे जाते हैं। इसमें मैं कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकता। मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं कि आप जो है ज्यादा से ज्यादा रूप को याद करिए। ठीक है, बिना रूप याद करें आपका कल्याण नहीं है। अगर आपको संस्कृत से यूपी टेट जो है देना है तो सीटेट देना है तब वो आपको संस्कृत पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें भी ऑप्शनल होता है आप क्या लेना चाहते हैं। ठीक है, चलिए अगला पेज आपके बीच में आ गया है, देख सकते हैं। कहा जा रहा है कि श्रीमद् भगवद गीता के निम्नलिखित हिंदी खंड का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। ठीक है, तो कहा जा रहा है हिंदी इसको जो आत्मा, अच्छा फिर से देखिएगा, श्रीमद् भगवद गीता के निम्नलिखित हिंदी खंड को संस्कृत में अनुवाद करना है। तो हिंदी शब्द आप देख लीजिए, हिंदी में दिया जा रहा है, देख सकते हैं कि इसको आत्मा, ठीक है, न तो शस्त्र काट सकता, न ही इसे अग्नि जला सकती है, और न जल इसे गीला कर सकता है या गला सकता है, और न वायु इसको सुखा सकती है। अर्थात यह आत्मा सदा विकार रहित स्थिति में रहती है। तो नैनन छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद यंत्रोपह न शोषयति मारुतः। ये इसका आप इसी चीज को याद कर लीजिए, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि। ठीक है, यानी जो है आप इन चीज़ों को इतना ध्यान रख लीजिए, आपका पूरा का पूरा ये अर्थ आपको आ जाएगा। ठीक है, कभी कभी हिंदी में दे देता है, कभी कभी जो है संस्कृत में दे देता है। अब जैसे देगा आपको उस तरह से करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके बीच में आ रहा है, संस्कृत शिक्षण में प्रयुक्त कोई 3 उपकरणों के नाम लिखिए। देखिए फिर से क्वेश्चन रिपीट करेंगे, संस्कृत शिक्षण में प्रयुक्त कोई 3 उपकरणों के नाम लिखे। तो आपका श्यामपट्ट हो गया, मॉडल या प्रतिरूप हो गया, या चार्ट हो गया। ये तीनों आपके जो है उपकरण हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है नकुलः कीरः जो है अर्णव लूता आसंदिका शब्दों में किन्हीं जो है 3 शब्दों के अर्थ लिखिए। तो देखिए अर्णव मीन्स जो होता है, अर्वन मीन्स जो होता है वो घोड़ा होता है, लूता मीन्स आपका होता है मकड़ी होती है या चींटी आप कह सकते हैं, नकुला मीन्स नेवला होता है, कीरा मीन्स तोता होता है। कीरा मीन्स लोग सांप ओंप लिख देंगे, लेकिन आप याद कर लीजिए। ठीक है, इसी तरह से शब्द से पूछे जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, संस्कृत में 4 वस्तुओं के नाम लिखिए। अश्व हो गया, अजा हो गया, कुकुरा हो गया, गौ, सिंह। 4 पशुओं के नाम आपको लिखना है। सॉरी मैंने हमें लगता है कि वस्तुएं बोल दिया, बट आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है जो है देखिए कहा जा रहा है, देखिए अश्व मीन्स घोड़ा होता है, अजा मीन्स बकरा होता है। ठीक है, अजह मीन्स बकरी होती है, कंठस्थ करिएगा। ठीक है, कुकुरा मीन्स कुत्ता होता है, गौ मीन्स गाय है, सिंह मीन्स जो है शेर होता है। ठीक है,
आप इसका हिंदी भी देख लीजिए। कहा जा रहा है देखिए कहा जा रहा है देखिए निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 6 शब्दों के संस्कृत में नाम लिखिए। अब यहाँ देखिए हमने टोटल आपके बीच में दे रखा है। आपका घोड़ा हो गया, कुत्ता, हिरन, बकरी, चिड़िया, पेड़, तरबूज, अनार। अब घोड़ा का अश्व हो गया, कुत्ता का कुकुरा हो गया, हिरन का मृग होगा, जो है बकरी अजा का बकरी होगा, और देखिए चिड़िया का चटका होगा, पेड़ का वृक्ष होगा, तरबूज का कालिंदम होगा और अनार का दाड़ियम होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपका क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अगला क्वेश्चन है मकरा, सारिका, मराल, सस्का शब्दों में से किन्हीं 2 शब्दों का जो है हिंदी में अर्थ लिखना है। तो मकराह मीन्स घड़ियाल होता है, मराला मीन्स जो हंस या बत्तख होता है, सारिका मीन्स मैना होती है, और सस्का मीन्स आपका खरगोश होता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपका हो गया। लास्ट आपका चल रहा है निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द जो है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग शब्दों की अलग अलग सूची बनाइए। तो सागर है, सागरः, राजनः, गंगा, नदी, वधु, फलमः, पुस्तकम, सौंदर्यम। अब इसका पुल्लिंग शब्द देखिए हिमालय है, सागर है, राजन है। ठीक है, अब स्त्रीलिंग गंगा हो गया, नदी हो गया, वधु हो गया। ठीक है, और देख पा रहे हैं नपुंसक लिंग फलम है, पुस्तकम है और सौंदर्यम है। तो यहाँ तक चीज़ें हमें लगता है कि आपको बखूबी समझ में आ गई होंगी। बाकी अगर आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का डाउट्स है तो बिल्कुल आप उस डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि भैया प्लीज़ अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे बताने का कष्ट जरूर करें। ठीक है, तो फिलहाल के लिए उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।